बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला और लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार, ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की लव स्टोरी की कहानी कोई फिल्मी या यूँ समझ लीजिए कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दिलीप कुमार साहब और मधुबाला कई सालों तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन आखिरकार शादी क्यों नहीं हुआ, शादी न होने की वजह क्या थी। आज इस वीडियो में हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, भले ही आज हिंदी सिनेमा में लाखों नहीं पचासों अभिनेत्री, कई सारे अभिनेत्री है, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है और न ही शायद मधुबाला जैसे कोई अभिनेत्री हिंदी सिनेमा को मिलेगा और न ही हिंदी सिनेमा में कोई आएगी, क्योंकि अभिनेत्री मधुबाला वो खूबसूरत अभिनेत्री थी जो उन्हें जो दिखते थे वो दिखते ही रह जाते थे। उनके चेहरे पे कभी भी हमेशा मुस्कुराहट। बताया तो ये भी जाता है कि कई बार जब अगर कोई गम वाला सीन शूट करना होता था तो अभिनेत्री मधुबाला को वो सीन कई बार में शूट करना पड़ता था, क्योंकि अभिनेत्री मधुबाला के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता था। खैर, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दिलीप कुमार साहब और अभिनेत्री मधुबाला का शादी क्यों नहीं हुआ। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई सारे अभिनेत्री आई और गई, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती के कई अभिनेता दीवाने थे। भले ही किशोर कुमार साहब सिर्फ 2 साल तक ही किशोर कुमार साहब अभिनेत्री मधुबाला का साथ दिए, लेकिन किशोर कुमार साहब जैसे कई सारे अभिनेता मधुबाला के दीवाने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला के साथ ही अपना डेब्यू करने वाले राज कपूर साहब का भी कई सारे स्टोरी हमने अपने चैनल पे बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ मधुबाला के बारे में और दिलीप कुमार साहब के बारे में ही जानेंगे। बताया जाता है राज कपूर साहब ने मधुबाला के बारे में एक बार कहा था कि लगता है ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है। जरा गौर से सुनिए। राज कपूर जो कपूर फैमिली के एक सदस्य है और राज कपूर हिंदी सिनेमा के कई सारे फिल्म प्रोड्यूस भी किए हैं, डायरेक्टर रहे हैं, और राज कपूर वो अभिनेता है जिनका अफेयर नारगिस दत्त कई सारे अभिनेत्रियों के साथ रहा। राज कपूर खुद तारीफ किया था अभिनेत्री मधुबाला का कि लगता है कि खुदा या यूँ कह लीजिए ईश्वर तुम्हें खुद अपने हाथों से संगमरमर से संवारा है। ये कहना था राज कपूर साहब का। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित और भाई चंद पटेल की संपादित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडिया में राज कपूर का ये बयान दर्ज है। इसी पुस्तक के मुताबिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने फिल्मी जगत में काम करने के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब एक दिन उन्होंने शूटिंग करते हुए मधुबाला को देखा था तो उन्हें लगा कि उनका दिन बन गया है। आज भी गुजरे जमाने के अभिनेता और अभिनेत्री के ऊपर जिस तरह से हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से उनके शुरू से लेकर उनके पूरे रियल लाइफ पर लेखक कहानी लिखते हैं और किताब बनाया जाता है। और कई सारे किताब में मधुबाला, दिलीप कुमार साहब ऐसे कई सारे अभिनेता हैं जिनका कहानी किसे जिक्र होता है। शम्मी कपूर ने अपने ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में एक पूरा चैप्टर मधुबाला को या यूँ कह लीजिए अभिनेत्री मधुबाला के नाम किया है। इसका शीर्षक है फेल मेडली इन लव विद मधुबाला। शम्मी कपूर साहब इसमें लिखते हैं, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, हालांकि इसके बाद में भी ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरती औरत कभी नहीं दिखी। जरा गौर से सुनिए। शम्मी कपूर ने लिखा है अपनी किताबों में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में शम्मी कपूर द गेम चेंजर में उन्होंने एक चैप्टर में लिखा है कि आज तक हमने मधुबाला जैसी खूबसूरत औरत को नहीं दिखा। शम्मी कपूर ने 2011 में प्रकाशित इस आत्मकथा में कहा कि 6 दशक बाद आज भी जब वो कभी मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल की धड़कन मानो थम जाती है। मधुबाला की खूबसूरती का ये आलम था कि शम्मी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म रेल का डब्बा फिल्म के शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने की मजबूरी और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सब से वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। इसीलिए तो कहा जाता है हिंदी सिनेमा में आज कई सारे अभिनेत्री हैं
लेकिन मधुबाला जैसी न अभिनेत्री कोई आएगा और नहीं है। भले ही उन पर कई सारे सीरियल भी बन चुके हैं, कई सारे फिल्म भी बन चुके हैं, देखा देखी से लोग उनका मतलब एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन मधुबाला का भैया कॉपी करना ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि वो अभिनेत्री थी जिन्हें लोग बाला की खूबसूरत कहते थे। खैर, जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टरों के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी। उन्हें बचपन से ही एक दिल में छेद था और ये बातें उन्हें जब पता चला कि जब उनको तकलीफ़ें आने लगी, फिल्म शूटिंग के दौरान चक्कर आने लगा, जब उन्हें जोर का झटका लगा, तब जाके उन्होंने चेकअप कराना शुरू किया। मधुबाला के पिता ने उन्हें ऐसे दुनिया में धकेला हुआ था जहां उन्हें लगातार काम करना पड़ता था। अभिनेत्री मधुबाला, वैसे तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मधुबाला फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने घर के स्थिति देखते हुए, परिवार की स्थिति देखते हुए वो फिल्मों में काम करना, या यूँ कह लीजिए उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा था। दरअसल मधुबाला अपने माता पिता ही नहीं, 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती आजीविका कमाने वाली थी। पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे। लाहौर में वो नौकरी छूटी तो दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से माया नगरी बम्बई चले गए। बताया जाता है वहीं माया नगरी बम्बई रहने लगे और मधुबाला की खूबसूरती, मधुबाला को देखकर ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो इतना खूबसूरत ही थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगा। महज 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने माया नगरी बम्बई में अपना फिल्मी दुनिया में कदम रख दी थी। इस काम ने उन्हें कितना खपा दिया कि इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर की उस खास सीरीज में मिलती है, जिसमें पत्रिका ने उस जमाने के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस दत्त, मीना कुमारी, नूतन, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार, सबने इसमें अपने बारे में लिखा था। इस सीरीज में मधुबाला ने अपने बारे में कुछ लिखने से इनकार करते हुए माफ़ी मांग ली थी। माफ़ीनामे में मधुबाला ने लिखा था, मैं खुद को खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं और मैं इस भूल भुलैया में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सीख यह दी थी कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ खुद को भी, तभी आप एक्टर कर पाते हैं। ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूं? मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ कि मैं हूँ कौन, ये मधुबाला बोली थी। मधुबाला के फिल्मी जीवन पर खतीजा अकबर ने आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला लिखी है। इस पुस्तक से गुजरने के दौरान पता चलता है कि मधुबाला की खूबसूरती ने उनके अभिनय के प्रति अनुशासन और सीखने की लगन को कभी काम नहीं होने दिया। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थी जो समय से पहले सेट पे पहुंच जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती रही। उनके दिल में तो शुरू से इच्छा था, बच्चे से इच्छा था, लेकिन उन्होंने कभी, जब उनका जवानी का, बच्चा का उम्र था, तो उन्होंने कभी उतना ध्यान बात दिया ही नहीं कि मेरे दिल में मेरे जो दर्द होता है, जो आखिर इसमें है क्या। जब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा, जब सेट के शूटिंग के दौरान जब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, तब उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो रात में शूटिंग भी नहीं कर पाती थी और अपने सेहत सही नहीं होने के कारण वो कहीं बम्बई छोड़ के कहीं आउटडोर दूसरे राज्य, दूसरे देश में शूटिंग करने के लिए तैयार भी नहीं होती थी और ना ही जाती थी। हालांकि काम के प्रति उनके परफेक्शन को मिसाल देखनी हो तो मुगले आजम की फिल्म के वो प्रेम दृश्यों को देखिए, जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को मोर के पंखे से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिने संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगल आजम की तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला की आपसी बातचीत बंद थी। ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री फिल्म मुगल आजम की शूटिंग, कई सारे ऐसे उसमें जो सीन है मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के ब्रेकअप के बाद सीन शूट हुआ है।
मधुबाला या यूं कह लीजिए दिलीप कुमार साहब दोनों को एक समय में भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे रोमांटिक जोड़ी माना जाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। ये पहला और इकलौता मौका था जब दिलीप कुमार साहब और मधुबाला एक साथ सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आए थे। इस मौके को कवर करने वाले पत्रकार के राजदान ने बाद में लिखा था कि मधुबाला इससे ज़्यादा खुश पहले कभी नजर नहीं आई थी। रॉक्सी सिनेमा में हुए इस प्रीमियर में मधुबाला हमेशा दिलीप कुमार साहब की बाह थामे हुए नजर आती रही। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा पत्रकार हो गए, पहले इक्का दुक्का रहता था और उन्होंने मधुबाला को हर वो सीन और दिलीप कुमार साहब का हर वो पत्रकार सीन कवर कर लिया जिसमें उस फिल्म के प्रीमियर के दौरान या यूँ कह लीजिए रॉक्सी सिनेमा में हुए फिल्म प्रीमियर के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार साहब एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए नजर आए। खैर शम्मी कपूर ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस तरह से दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पुणे तक कार चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। बहरहाल एक आम धरना है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की शादी हो। इस बातों को लेकर फिल्मी पत्रिकाओं में काफ़ी कुछ छपता भी रहा। हालांकि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सबस्टैंड एंड द शेडो में इसे उलट बात कही है। उन्होंने लिखा है, जैसा कि कहा जाता है उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे, उनके अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और इस बात से बेहद खुशी थे या यूँ कह लीजिए खुश थे कि एक ही घर में दो बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो तो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपने करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। फिर ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते बॉलीवुड के सबसे मशहूर प्रेम कहानी शादी तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, हम दिलीप कुमार और मधुबाला की बात कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने इसके बारे में भी लिखा है, जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मेरे उनसे कई बार बातचीत हुआ जिसमें मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम करने का अपना तरीका है, मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार साहब के मुताबिक उनकी यही बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान को पसंद नहीं आया और उन्होंने दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल मानना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार साहब के मुताबिक मधुबाला का रुझाना हमेशा अपने पिता की तरफ रहा और वो कहती रही कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप कुमार साहब शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा भी, काजी इंतजार कर रहे, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। हालांकि उनकी बातों पर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार साहब कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आऊँगा। दिलीप कुमार साहब उसके बाद मधुबाला के पास नहीं लौटे क्योंकि दोनों के बीच 1957 में ऐसा विवाद हो गया जिसकी आँच ने इस मोहब्बत को असमय हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला। 1957 में प्रदर्शित नया दौर और फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साइन करवा लिए थे। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी। हालांकि मधुबाला के पिता ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया था। तब तक B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफ़ी शूटिंग कर चुके थे। जो थोड़ा बहुत हौला फौला जो शूट होना था वो मुंबई में मधुबाला और दिलीप कुमार साहब को पकड़ कर करवा लिए थे B.R. चोपड़ा। बताया जाता है पैसे से वकील रह चुके B.R. चोपड़ा मामले को कोर्ट में ले गए और इस बीच उन्होंने मधुबाला की जगह बेंचती माला को साइन कर लिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार साहब ने कोर्ट में कहा था कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और उनके मरने दम तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान B.R. चोपड़ा के पक्ष में दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी ओर से सुलह की बहुत कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था और पूरे मामले B.R. चोपड़ा के पक्ष सही था। इसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार उनके पास कभी नहीं लौटेंगे। सभी अभिनेता और अभिनेत्री अपनी आत्मकथा अपनी किताबों में अपनी अपनी बात लिखते रहते हैं। जब अब
हमेशा यही ठीक उसी तरह दिलीप कुमार साहब भी अपनी किताबों में लिखे हैं, अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अलगाव के चलते ही मधुबाला ने शादी करने का मन बनाया, लेकिन वो किशोर कुमार साहब से एक दिन शादी कर लिया। इसका भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की राह अलग होने लगी थी, उसी वक्त किशोर कुमार साहब का अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। इसी वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार साहब के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार साहब से अलग होने की तुलना में कहीं ज़्यादा आघात पहुंचाया। भले ही दिलीप कुमार साहब दूर थे, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे कि मधुबाला शादी कर ही लेगा। किशोर कुमार साहब को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाज नहीं था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मधुबाला 1 से 2 साल ही जी पाएंगे। इसके बाद किशोर कुमार साहब जब विदेश से लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ आए और कहा कि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीने के अंतराल पर, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब किशोर कुमार साहब के पास उनके लिए समय ही नहीं था। वो समझ गए थे कि तो अब तो मधुबाला जिंदा रहेगी ही नहीं, अब इनके साथ रहकर क्या फ़ायदा। और यही वो रहा कि किशोर कुमार साहब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर एक बार आते थे मिलने। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफ़ी भरी हुई थी। लिहाजा वो डॉक्टर के हाथ खड़े करने के बाद 9 साल तक जीवित रही। डॉक्टर जिस तरह से कहा कि अब वो सिर्फ 1-2 साल ही जिएगी, लेकिन डॉक्टर का बात गलत निकला। वो 9 सालों तक अपनी बीमारी से संघर्ष करती रही और 9 सालों तक डॉक्टर के हाथ पैर खड़े करने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिया कि मधुबाला सिर्फ 1 से 1.5 साल ही जिएगी, लेकिन उसके बाद भी मधुबाला 9 सालों तक जिया। लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्हें बेहद एकाकी में बहुत मुश्किल में गुजारे। इस दौरान बेहद गिने चुने लोग ही उनका हाल चाल जानने के लिए उनके घर पर जाते रहे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। लेकिन मुग़ल आज़म के रिलीज होने के बाद मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई। लेकिन अगले 4 साल तक उनकी काम वाली फिल्में रिलीज होती रही। लेकिन मधुबाला आखिरी दिनों में दिखने में कैसी थी, इसको लेकर भी कम क्यास नहीं लगाए जाते रहते हैं। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडिया मधुबाला के अंतिम दिनों की झलक मिलती है। दिलीप कुमार साहब की बहन साहिदा खान के मुताबिक मधुबाला की मौत से एक दिन पहले वो उनसे मिली थी और उस वक्त तक उनकी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन लंबी बीमारी के चलते वो थकी हारी जरूर हुई थी। हालांकि चेहरे का नूर बना रहा था। वो अपनी आखिरी दिनों तक भी उनके पास वही खूबसूरती था जो पहले जो लोग देख के मतलब कि खो जाते थे, ठीक उसी तरह आखिरी दिनों तक वही खूबसूरती उनके पास था। हालांकि शायद बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमज़ोर किया था, तभी अपने अंतिम दिनों में वो मेकअप करने लगी थी। सुपरस्टार ऑफ इंडिया में फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत ने बताया कि वो भी मधुबाला की मौत से ठीक एक दिन पहले उनसे मिलने थे और वो काफ़ी मेकअप में थी। लेकिन अपने पूरे फिल्म करियर के दौरान वो काफ़ी कम मेकअप करने के लिए मशहूर रही थी। कई बार तो मेकअप भी नहीं करती थी। उनकी जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया। लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रही। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा था। या यूँ समझ लीजिए, मधुबाला अभिनेत्री थी तो मधुबाला देश का चेहरा थी। शताब्दी में कोई एक मधुबाला हो ही सकती है। जब भी उन्हें मैं देखता था तो मेरे दिल में गजल गूंजने लगती थी। वाकई में मधुबाला कोई दूसरी नहीं हो सकती थी, जिसकी तस्वीर देखने मात्र, या यूँ समझ लीजिए, जिसकी तस्वीर देखने मात्र से दिलों में संवेदनाओं के तार झिकित होने लगते हो, हमारे भी और आपके भी। मधुबाला के जीवन पर आधारित ये कहानी 23 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था। खैर, वैसे आज 2023 भी हो गया, 2024 भी आने वाला है और समय रुकता नहीं, समय तो भागता ही रहता है। और मधुबाला
मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के लेकर ऐसे कई सारे जिक्र है, कई सारे कहानियाँ हैं। किशोर कुमार साहब को भी लेकर कई सारी कहानियाँ हैं। मधुबाला और या यूँ समझ लीजिए मधुबाला की प्रेम कहानी एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके प्रेम कहानी इतनी लंबे चौड़े है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग कहिएगा तो पार्ट 2 करके मधुबाला के ऊपर एक बार और वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो में साफ संतुष्ट हो गए कि आखिरकार मधुबाला दिलीप कुमार साहब से क्यों नहीं शादी कर पाए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के पास और दिलीप कुमार साहब के या यूँ समझ लीजिए मधुबाला के पास भी एक स्टूडियो था उस ज़माने में, और वही काल रहा और आखिर और यही समझ लीजिए और ऐसा कुछ था ही नहीं। खैर हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और वीडियो लंबा होते चला गया। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने एक्टिंग और अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीत लिया, या यूँ समझिए कि बड़े पर्दे पर वो जब आती थी तब वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का अपने अभिनय और एक्टिंग से दिल जीत लेती थी। जी हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी का। आज इस वीडियो में या यूँ कह लीजिए आज की शाम अरुणा ईरानी के नाम आज इस वीडियो में सिर्फ अरुणा ईरानी का ही जिक्र होगा, क्योंकि अरुणा ईरानी वो अभिनेत्री थी जिनके एक्टिंग से न सिर्फ हॉल में तालियां बजता था बल्कि सीटी के साथ तालियां की भी गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी। आज इस वीडियो में सिर्फ अरुणा ईरानी का जिक्र होगा, तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं अरुणा ईरानी का आज इस वीडियो में कहानी कि आखिर कब कैसे और फिल्मों में कैसे स्थापित हुई। संपूर्ण कहानी उनका आज इस वीडियो में जिक्र होगा। अरुणा ईरानी सिर्फ 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दी थी। जब उनका उम्र सिर्फ 9 साल का ही था तब उन्होंने सबसे पहले दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म गंगा जमुना में काम की थी। ये फिल्म 1961 में आया था और इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया, एक्टिंग किया, उनके अभिनय के दीवाने दिलीप कुमार साहब भी हो गए। बताया जाता है उनके एक्टिंग और अभिनय को देखकर दिलीप कुमार साहब खूब तारीफ किए थे, जिस तरह से उन्होंने गंगा जमुना में अपने अभिनय का या यूँ कह लीजिए अपने एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। खैर इसके बाद उन्होंने मुख्य तौर पर या यूँ समझ लीजिए लीड रोल में अरुणा ईरानी पहली बार 1971 में आया फिल्म कारवां में काम किया, और इसके बाद उन्होंने महबूब की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। मुख्य या यूँ समझ लीजिए हीरो अरुणा ईरानी के हीरो अमिताभ बच्चन ही थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुआ था। इसके बाद अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया, और साथ ही साथ इस फिल्म करने के बाद दोनों के बीच प्यार पनप उठा। बॉलीवुड की गलियों में अरुणा और मोहम्मद के प्यारे या यूँ समझ लीजिए प्यार के चर्चे हर तरफ फैल रहे थे। खबरें यहाँ तक फैल गया था कि दोनों ने शादी कर लिया। मोहम्मद के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अरुणा ईरानी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी कि फिल्म कारवां के बाद उन्हें 2 सालों तक कोई काम नहीं मिला। कारवां और बॉम्बे टू गोवा काफ़ी हिट साबित हुई। ये दोनों फिल्मों लगभग एक समय आसपास ही रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया था कि उन्होंने और महमूद ने शादी कर लिया है। खैर इस दौर की अभिनेत्री आयु समझ ली उस दौर की अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर आमने सामने या यूँ समझ लीजिए सामने आकर लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ा। उन्हें 3 साल सिर्फ इस गलत फहमी के चलते उन्हें 3 सालों तक बड़े पर्दे से दूर रहना पड़ा। लेकिन एक बार फिर उनका करियर पटरी पे आ गया जब राज कपूर ने उन्हें फ़ोन किया और बॉबी फिल्म में रोल ऑफर किया, और उन्होंने बॉबी में काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। और किस्मत की बात थी कि बॉबी भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, और फिल्म बॉबी हमेशा याद किया जाता है जिस तरह से डिम्पल कपड़िया इसमें हॉटनेस सीन दिया। डिम्पल कपड़िया जिस तरह से अंग प्रदर्शन किया, शायद ही पहली बार बड़े पर्दे पर कोई उस तरह से अंग प्रदर्शन की थी। फिर आज भले ही उनके फैंस
अंग प्रदर्शन के नाम पे नाराज़ हो जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म बॉबी में डिम्पल कपड़िया अपने अंग प्रदर्शन कुछ उस तरह की थी जो शायद कोई अभिनेत्री बड़े पर्दे पर उस जमाने में नहीं की थी। वही हम अगर राजेश खन्ना की पत्नी कहें तो सब समझ जाएंगे कि राजेश खन्ना की पत्नी ही डिम्पल कपड़िया थी, और वो भी राजेश खन्ना साहब अपने से छोट डिम्पल कपड़िया, कई साल छोट डिम्पल कपड़िया के प्यार में पड़ गए। और आखिरी में ये हुआ कि राजेश खन्ना का भी उनका दर्द दुख झेलना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से राजेश खन्ना डिम्पल कपड़िया से बड़े उम्र में थे, या यूँ कह लीजिए उनके पार्टनर जो होता है खुश नहीं कर पाए, वही वो वजह रहा कि सनी देओल के साथ डिम्पल कपड़िया कई बार विदेशों में भी पकड़ाई, और कहीं न कहीं राजेश खन्ना का वो दुख ज़िंदगी भर रहा। और वही बात रहा कि जो जल्द ही इस दुनिया को अपने बीवी से नाराज़ होकर अलविदा कह गए। हकीकत ये बात है, लेकिन ये बात लोग नहीं बताते हैं कि कहीं न कहीं डिम्पल कपड़िया उन पे हावी न हो जाए। सच बताने से लोग अक्सर डरते हैं, और ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से सनी देओल राजेश खन्ना के पत्नी के साथ विदेश में सिगरेट पीते और पेपराजी के सामने कई बार एक्सपोज होता था, वो वीडियो देखकर कहीं ना कहीं राजेश खन्ना के साहब के दिल में चोट तो ज़रूर लगता रहा होगा, लेकिन लोग सच बोलने से हमेशा डरते रहे। और फिल्म बॉबी, खैर हम बात करेंगे सिर्फ अरुणा ईरानी का इस वीडियो में। अरुणा ईरानी का किस्मत देखिए, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ फिल्म बॉबी, क्योंकि डिम्पल कपड़िया को देखने के लिए लोग हर गांव से सिर्फ फिल्म बस चलती थी, स्पेशल बस, और उस पर लिखा हुआ रहता था फिल्म बॉबी स्पेशल थिएटर। सिर्फ इतना स्पेशल लिखा हुआ कर जाता था बस गांव से, और हॉल तक जाता था, स्पेशल बस चलता था। जिस तरह से शोले फिल्म के लिए लोग पंजाब से दिल्ली जाते थे स्पेशल बुक करके, ठीक उसी तरह से फिल्म बॉबी के लिए स्पेशल बस जाया करता था। जिस तरह से लोग ब्लैक में शोले फिल्म के टिकट बेचकर ब्लैक में अपना घर बना लिए दिल्ली शहर में, ठीक उसी तरह से कई सारे लोग फिल्म बॉबी का टिकट ब्लैक से बेचकर घर बना लिए मुंबई में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जिस तरह से डिम्पल कपड़िया बोलने सिंधी थी फिल्म बॉबी में, वो शायद ही कोई अब के अभिनेत्री तो आसानी से दे देगी। खैर उस जमाने में मानना बिल्कुल गलत हुआ। खैर चलिए, इस वीडियो में हम सिर्फ अरुणा ईरानी का ही जिक्र करेंगे। इस फिल्म में, फिल्म बॉबी में अरुणा ईरानी का भी जिस तरह से उन्होंने अपने अभिनय या एक्टिंग का लोगों को दिखाया, उनका भी रोल काफ़ी हिट माना गया। बताया जाता है अभिनेत्री ने कभी किसी रोल के लिए मना नहीं किया, चाहे वो खलनायिका का हो या फिर सपोर्टिंग रोल का। उन्होंने सभी किरदार से, या यूँ कह लीजिए सभी रोल में खुद, जिस तरह से संजीव कुमार साहब का कहना था कि रोल उन्हें पागल का मिले या फिर हीरो का या फिर बच्चा का, ठीक उसी तरह से अरुणा ईरानी का भी कहना था कि चाहे वो रोल बच्चा का मिले मुझे, या छोटी लड़की का, या फिर काकी का मिले, या फिर हीरोइनी का, जो एक अभिनेत्री है वो उस रोल में ढल सकती है। सेम संजीव कुमार का कॉपी अरुणा ईरानी में दिखा गया। अरुणा ईरानी वैसे लमसम 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। शुरुआती में सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में बात करते हुए अभिनेत्री एक बार बताया था कि लोगों ने सोच लिया था कि मोहम्मद और उनकी शादी हो गई है, इसलिए कोई भी उनके पास फिल्म का ऑफर लेकर नहीं जाता है। इसके अलावा अरुणा ने मोहम्मद के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुझे खुशी है कि महमूद ने मेरा करियर बनाया, उन्होंने मुझे एक्टिंग, कॉमेडी और टाइमिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। खैर, अरुणा ईरानी और अभिनेत्री रेखा के बारे में भी कई सारे दिलचस्प बातें जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अभिनेत्री रेखा अरुणा ईरानी को फिल्म से निकलवा दिया था। जी हाँ, फिल्म मंगलसूत्र से अभिनेत्री रेखा ही अरुणा ईरानी को बाहर करवा दिया था। आखिर क्या था मामला, ये भी जान लेते हैं। बताया जाता है अरुणा ईरानी ये सारी बात खुद एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी फिल्म मंगलसूत्र थी जिसमें वो काम करती थी, और उन्हें पता चला कि इस फिल्म में रेखा उन्हें साइड करवा दिया है। बताया जाता है इस फिल्म में उनको रोल
पहली पत्नी के रोल में कास्ट किया गया था, जो मरने के बाद भूत बन जाती है, और दूसरी पत्नी थी रेखा। इसलिए जब उन्हें कास्ट किया गया तो उनका कहना था कि मुझे उस फिल्म से हटा दिया गया, फिल्म मंगलसूत्र से। जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों हटाया तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत थी। उन्होंने कहा नहीं, सच कहूँ तो रेखा जी नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि आप इसमें रहे। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से रेखा के अफेयर संजय दत्त से लेकर अमिताभ बच्चन तक जुड़ा रहा, अमिताभ बच्चन के देखकर ऐसे तो कई अभिनेता में देखा गया है कि कोई हीरोइन के देख के हीरो अपना सुध बुध खो जाता है, लेकिन रेखा अमिताभ बच्चन को देखकर अपना सुध बुध खो जाती थी। और इस फिल्म से मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को रेखा ने ही हटवाया था। अरुणा ने कहा कि उन्होंने फिर रेखा के इस बारे में पूछताछ की, तो जब मैं उनके साथ शूटिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है। निर्माता कहते हैं ये सब सारी बात एक इंटरव्यू के दौरान की है। तब उन्होंने कहता है कि आप मुझे फिल्म से हटा दिया है, और उन्होंने बहुत ही बोल्ड बात कही है। मैंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने कहा अरुणा कि देखो, उस फिल्म में अगर उनका किरदार होता तो एक विलन की तरह दिखूंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वो रोल करो। अरुणा को एक कहकर हटाया गया था कि अरुणा ने फिर एक डायलॉग को दो तरीके से कहा, एक भावनात्मक आवाज़ में और एक सख्त आवाज़ में, यह दिखाने के लिए कि कैसे आवाज़ मॉड्यूलिस्ट कैरेक्टर की धारणा को प्रभावित कर सकता है, और रेखा एक वैम्प के रूप में सामने आ सकती थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कर सकते थे या मुझे बता सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा क्षमा करें, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यह मेरे करियर के लिए था, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिल्म अरुणा ईरानी को अभिनेत्री रेखा ही हटाया, ये बिल्कुल सही बात है। और होता है कई सारे ऐसे अभिनेत्री में देखा गया है कि जब उनका जलवा रहता है इंडस्ट्री में, तो अपने बोल्डनेस के दम पर, अपने जवानी के दम पर कई अभिनेत्री को या कई हीरो को हटवा भी देता है फिल्म से। ये बात बिल्कुल सही है। खैर, अरुणा ईरानी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। मंगलसूत्र विजय बी के निर्देशित 1981 की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है। फिल्म में प्रेमा नारायण मदनपुरी है और ओम शिवपुरी के साथ रेखा और अनंत नाग लीड रोल्स में है। ये फिल्म विजय की निर्देशित है। 1969 की कन्नड़ फिल्म ना निन्ना बिलादरी की रीमेक है। अरुणा जिन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम किया है, अपनी एक्टिंग के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें पेट प्यार और बाप और बेटा में उनके प्रदर्शन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के 2 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। खैर, वही अरुणा ईरानी के कुछ दिलचस्प बात कर लिया जाए तो अरुणा ईरानी ने दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म गंगा जमुना से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किए थे। अरुणा तब महज 15 साल की थी। ये फिल्म साल 1961 में रिलीज हुआ था। नंबर 2, अरुणा के पिताजी की थिएटर कंपनी थी। उनके 2 भाई इंद्र कुमार और आदि ईरानी है जो फिल्म मेकिंग से जुड़े रहे। नंबर 3, अरुणा का एक्टर महमूद संग लंबा रोमांस रहा। दोनों ने औलाद, हम झोली, नया जमाना, गरम मसाला और 2 फूल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। महमूद की बॉम्बे टू गोवा में अरुण बतौर नायिका दिखी थी। नंबर 3, अभिनेत्री ने करीब या अरुणा ईरानी भी कह सकते हैं, इन्होंने 500 फिल्मों में नजर आ चुकी है। उन्होंने अपने करियर में न केवल हिंदी बल्कि कन्नड़, मराठी और गुजराती फिल्मों भी इंडस्ट्री में भी काम किया। वही अरुणा ने कहा था कि मोहम्मद और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, यही नहीं दोस्ती से भी ज़्यादा अच्छे थे शायद, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। अरुणा फिल्मों के सिलेक्शन में महमूद से सलाह भी लेती थी। वही अरुणा का बचपन का प्यार भी था, हालांकि अचानक वह गायब हो गया था। कई साल बाद अरुणा को बचपन के प्यार से विनोद खन्ना ने मिलवाया था। यह बचपन का प्यार विनोद के भाई के प्रमोद थे। खैर, ये सब अरुणा ईरानी के कुछ दिलचस्प बातें थे। और इसी तरह आप कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।